हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो क्लास में स्वागत करता हूं। बाबू, आज मैं फिर जीवन की मौलिक इकाई यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं और इसमें आज मैं बताऊंगा कि कोशिका की विशेषताएं, कोशिका की कैरेक्टर क्या होती हैं। यदि हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। बाबू, क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर में हमको 5वां चैप्टर पढ़ लेना है आज, और 5वें चैप्टर में मैं पहले बता चुका हूं कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, यानी कि थोड़ा सा मैं सेल के बारे में बताया था उसमें और सेल का हिस्ट्री बताया था। लेकिन आज मैं बताऊंगा सेल की कैरेक्टर यानी कि कोशिका की विशेषताएं। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कोशिका की विशेषताएं क्या होती हैं। ध्यान देना होगा बाबू। कोशिका की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। बाबू, हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी होते हैं या जो भी पाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स, जो भी चीज पाया जा रहा है यहाँ पे, उसको हम उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसके कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। उनमें क्या क्या कैरेक्टर पाया जाता है और उसी के आधार पर मैं उसका नामकरण भी कर देता हूं। तो यहां पर यही चीज जानना है कि किसी भी चीज को पहचानने के लिए पहले हमको उसका कैरेक्टर जानना पड़ता है, फिर हम उसका नाम रखते हैं। उसी तरह से हमको आज जो कोशिका की जो कैरेक्टर होता है, जो विशेषताएं होती हैं कि क्या क्या इनमें विशेषताएं पाई जाती हैं, उसी के आधार पर हम पहचान करेंगे या आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि यह सेल है। ठीक है ना? तो हम आपको बताते हैं कि पहला इसका कैरेक्टर क्या होता है बाबू, कि कोशिका स्वतंत्र रूप से गुणन की क्षमता रखता है। यानी कि कोशिका में डिवीजन की क्षमता होती है। डिवीजन का मतलब कि जैसे एक सामान्य कोशिका ले लीजिए आप, ठीक है ना, एक सेल ले लीजिए और ये है सेल, ठीक है ना। इसमें डिवीजन क्यों होता है? क्योंकि कभी भी सजीव में सजीव जो कोशिकाएं होती हैं या कोई भी सजीव होता है या जीव होता है, ठीक है ना, उनमें जनन की क्षमता होती है, यानी कि अपने जैसे संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उसी तरह से एक सजीव कोशिका में गुणन की क्षमता होती है, यानी कि एक कोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण करती है और इसी से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं और द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। और कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक का देते हैं और उत्तक क्या करता है कि मिलकर के अंग का निर्माण करता है और उसी तरह से अंग जो है अंग तंत्र का निर्माण कर देता है और सेम जो है अंग तंत्र सारे मिलकर के एक बॉडी का निर्माण कर देते हैं। ठीक है ना? तो सभी कोशिकाओं में पहला इसका कैरेक्टर हो जाएगा, पहला लक्षण हो जाएगा कि इनमें स्वतंत्र रूप से गुणन की क्षमता होती है, यानी कि कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन से दो कोशिकाओं का, दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है ना? अगर इसके दूसरे कैरेक्टर के बारे में बात किया जाए बाबू, तो इसका दूसरा कैरेक्टर ये होगा कि जो भी कोशिका होता है उन कोशिकाओं में अनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं, यानी कि जो अनुवांशिक जो कैरेक्टर होता है बाबू, उनमें सुचारू रूप से पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिछले पीढ़ी से जो कोशिकाएं आती हैं और पिछले पीढ़ी में जो नर और मादाएं नई संतति का निर्माण की होती हैं, उनमें कुछ ऐसे विशिष्ट कैरेक्टर होते हैं जिसको हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, यानी कि जेनेटिक उसको कैरेक्टर कहते हैं, और सभी कोशिकाओं में ऐसा लक्षण पाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि सजीव कोशिकाओं में अनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, यानी कि विशेष कर जाती हैं और एक विशेष लक्षण को लेकर के जाती है, यानी कि स्पेसिफिक जेनेटिक कैरेक्टर होता है और उसको अगले पीढ़ी तक ले जाने के कार्य करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे बाबू कि जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे शरीर में बाल पाया जाता है तो हमारे पुत्र में भी बाल पाया जाएगा और हमारे पिताजी में बाल पाया जाता है तभी हमारे में भी बाल पाया जा रहा है। तो इस तरह के एक अनुवांशिक कैरेक्टर होता है। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य, ठीक है ना, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, उसी तरह से गाय का बच्चा गाय, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये अनुवांशिक लक्षण होता है और उसके रंग रूप, ठीक है ना, छोटे बड़े जो भी उसके कैरेक्टर होते हैं वो अनुवांशिक कैरेक्टर कहे जाते हैं, जो विशेषकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सजीव कोशिका में अनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं, यानी कि पाई जाती हैं जो अगले पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती हैं। चलिए ठीक है, अगर मैं बात करूं इस कोशिका के तीसरे कैरेक्टर के बारे में, यानी कि विशेषता के बारे में, तो कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर जितने सजीव उपस्थित होते हैं, जितने जीव होते हैं, ठीक है ना,
प्लांट हो या जंतु हो, प्लांट में छोटे निम्न कोटि के प्लांट हो या फिर उच्च कोटि के प्लांट हो या फिर निम्न कोटि के जंतु हो या फिर उच्च कोटि के जंतु हो, सभी जंतुओं का शरीर का जो है कोशिका जो होता है वो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो है यूनिट होता है जो एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करने का कार्य करता है। अब ऐसा मैं क्यों कहा, क्योंकि प्रत्येक कोशिका मिलकर के उत्तक का निर्माण करते हैं और प्रत्येक उत्तक मिलकर के एक ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक संपूर्ण बॉडी का निर्माण करते हैं। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं वो सारे सक्रिय होती हैं, एक क्रियात्मक रूप से कार्य करते हैं, यानी कि प्रत्येक कोशिका के अंदर मेटाबॉलिक की क्रियाएं होती हैं जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता है, ठीक है ना। और रही बात की संरचना का, तो सभी कोशिकाएं मिल करके और हमारे शरीर का ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसके चौथे कैरेक्टर के बारे में। तो चौथा कैरेक्टर इसका होता है कि सभी सजीवों का जो कोशिका होता है, मान लीजिए कि एक जाति का कोई जो है जीव है और उसमें जितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं का डिफरेंस टाइप की कोशिकाएं तो होती हैं, लेकिन सारी की सारी उनका जो संगठन होता है यानी कि जिन तत्वों से मिलकर के बनता है, प्रत्येक कोशिका समान प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। और वो जो समान प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है वही उपापचयी क्रिया रूप में यानी कि मेटाबॉलिक रूप में भी वो क्रियाएं समान होती हैं, यानी कि दर्शाती हैं। उनमें जितनी क्रियाएं होती हैं वो एक समान होती हैं। अब ये रहा आपका सेल का छोटा सा कैरेक्टर, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन यानी कि किस तरह से जितने जीव जंतु पाए जाते हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनमें कोशिकाओं का क्या व्यवस्थीकरण है, यानी कि किस तरह से पाया जाता है। किसी में कोशिका एक तो किसी में एक से ज्यादा। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि वो किस तरह से जीव होते हैं और किस तरह से अपनी समानता और असमानता और इस पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आपको बताते हैं बाबू कि विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन यानी कि सेलुलर कंपोजिशन इन डिफरेंस ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने जीव जंतु हैं उनमें किस तरह से कोशिका व्यवस्थित होता है, यानी कि संगठन कंपोजिशन के रूप में पाया जाता है। कितनी कितनी कोशिकाएं किन किन जीवों में पाई जाती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए हम आपको बाबू बताते हैं। तो ध्यान देना होगा बाबू यहाँ पे कि जो कोशिका का जो संगठन है यानी कि जीवों का जो कोशिकीय संगठन होता है उनमें कोशिका पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। अगर नहीं पाया जाता है तो कोई जीव ही नहीं, अगर पाया जा रहा है तो कितनी संख्या में पाया जा रहा है ये जानना जरूरी होता है। और संख्या, कोशिका की संख्या के पाए जाने के आधार पर जीवों को दो प्रकार यानी कि दो भागों में बांट देते हैं, या हम कह सकते हैं कि कोशिका के पाए जाने के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, ध्यान देना होगा। पहला जो होता है बाबू उसको कहते हैं हम यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव। और दूसरा हो जाता है मल्टी सेलुलर, इसको कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। अब यहां पे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि केवल वो एक ही कोशिका से बना होगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए बाबू कि जो जीव एक ही कोशिका से बना होता है केवल उसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी, एक होगी, तो हम उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब एक कोशिकीय जीव को आप कभी भी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। हम क्यों ऐसा करें, क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है कि कोशिका को, अगर एक कोशिका को हम देखें तो
हम नहीं देख पाएंगे। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा, तब हमको वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जीव एक कोशिकीय यानी कि एक कोशिका से बना होता है उसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, और एक कोशिकीय जीव में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो एक ही कोशिका में संपादित किए जाते हैं। नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन सारे एक ही कोशिकाओं में होता है। जबकि बहुकोशिकीय जीव, अब यहां पर क्लियर हो गया कि बहुकोशिकीय जीव का मतलब कि मल्टी का मतलब बहुत ज्यादा, यहां पर भी दे दिया है बहुकोशिकीय, यानी कि इसमें एक से अधिक कोशिकाओं मिल करके, एक से अधिक कोशिका मिल करके जीवों का निर्माण करते हैं, जीव के शरीर का निर्माण करते हैं। यानी कि ये उत्तकीय भी हो सकता है, अंग तंत्र भी हो सकता है, और कोशिकीय तो होगा ही नहीं क्योंकि एक कोशिकीय यहां पर दर्शा दिया गया है, ठीक है ना। तो यहां पे बहुकोशिकीय, अर्थात इस प्रकार के जीव को हम अपने नग्न आंखों से भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे कि हम आपको देख सकते हैं, आप हमको देख सकते हैं। यहां पर क्लियर हो गया कि बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं उदाहरण के तौर पर कि किस चीजों को आप नहीं देख सकते, किस प्रकार के जीवों को आप नहीं देख सकते हैं। जैसे यूनिसेलुलर कोशिकाओं की अगर जीवों की बात किया जाए तो इसका अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप कभी भी जीवाणु को, विषाणु को या नीलहरी शैवाल को या माइकोप्लाज्मा को, ये सारे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोबीज होते हैं, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक कोशिका से ये बने होते हैं। सेम उसी तरह से ये जो मल्टी सेलुलर के अंतर्गत जितने जीव आते हैं उनको हम नग्न आंखों से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। जैसे इनका जो उदाहरण मैं बताया हूं, जीवाणु, विषाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा, इन सभी को छोड़कर ETC मतलब और भी आते हैं, लेकिन इस तरह के जीवों को छोड़ करके जितने जीव आते हैं, जैसे पादप, पेड़ पौधे, जंतु, जैसे मानव और भी जितने जंतु होते हैं उनको हम सुचारू रूप से देख सकते हैं। यानी कि जिन जीवों को हम देखते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि उनका जो शरीर होता है वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और जिन जीवों को हम नहीं देख सकते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात वो एक ही कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए हम अब चर्चा कर लेते हैं कोशिका के आकार और आकृति के बारे में, कि उनका आकार और आकृति कैसा होता है। तो बाबू आइए हम आपको बता देते हैं। आप तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं कोशिकाओं का आकार एवं आकृति, ठीक है ना। कोशिकाओं का आकार एवं आकृति, यानी कि साइज एंड शेप ऑफ सेल्स। बाबू मैं आपको बता दूं कि जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जितनी भी जीव की कोशिकाएं पाई जाती हैं, या हमारे उत्तक में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो डिफरेंस टाइप की होती हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस टाइप का मतलब ये है कि उसका साइज और शेप जो है अलग अलग होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि सामान्य कोशिकाओं का अगर संरचना कैसा आकृति का हो सकता है, तो मैं बात करता हूं कि यहाँ पे देखिए जितनी जीवों की कोशिकाएं होती हैं, डिफरेंस टाइप की तो होती हैं, लेकिन जितनी होती हैं अगर आकृति के आधार पर देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये गोलाकार हो सकती हैं, गोलाकार यानी कि गोल हो सकता है, ठीक है ना, या त्रिभुजाकार हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है। त्रिभुजाकार का मतलब कुछ इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना, त्रिभुजाकार हो सकता है। या फिर कह सकते हैं हम कि अंडाकार हो सकता है, अंडाकार, ठीक है ना, तो ये अंडा की भांति भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है ये फीताकार, ठीक है ना, फीताकार भी हो सकता है, फीताकार, ठीक है, फीताकार भी हो सकता है। या इसको कहा जाता है छड़ाकार, छड़ाकार, ठीक है ना, तो छड़ाकार भी हो सकता है, छड़ के आकार का, रॉड शेप, ठीक है ना। या कह सकता है स्तंभाकार, 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 स्तंभाकार का मतलब कि
इस तरह से स्तंभ के आकार का, ठीक है ना। इस तरह से हम जान सकते हैं कि अनेक प्रकार की जितनी जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में जो उनकी जो शरीर में जो कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं वो अलग अलग आकृति और आकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे शरीर में, अगर मानव की बात करूं हमारे शरीर में, तो जो हृदय पेशी होता है यानी कि जो कार्डिक मसल्स होते हैं जो हमारे हृदय को बनाने के कार्य करते हैं, जो हमारे जिस उत्तक से हमारा जो है हृदय बना होता है उस उत्तक की कोशिकाएं कैसी होती है, तो ताराकार हो सकती हैं, ताराकार होती हैं। कैसी होती है बाबू, तो तारे के आकार की होती हैं, ठीक है ना, कुछ तारे के आकार की होती हैं। इसी तरह से अगर बात किया जाए कि हमारे जो स्तनधारियों में ऐसा होता है कि जो मैमल्स होते हैं उनमें जो आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी का मतलब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पोसेल्स। रेड ब्लड कार्पोसेल्स का मतलब कि ये कणिकाएं होती हैं रेड कलर की। हमारा जो लाल रक्त होता है उसी को हम आरबीसी कहते हैं। यानी कि आरबीसी का जो कोशिकाएं होती हैं बाबू वो द्विउत्तल होती है। क्या होती है, द्विउत्तल हो सकती हैं। द्विउत्तल यानी कि इस तरह से कुछ होगा और कुछ बीच में दबा हुआ पाया जाएगा, यानी कि द्विउत्तल भी इसको हम कह सकते हैं, द्विउत्तल, ठीक है ना। तो इसी तरह से मानव की जो शुक्राणु होते हैं बाबू वो भालाकार होते हैं। भालाकार का मतलब भाले के आकार का, ठीक है ना, कुछ इस तरह से होगा, देख लीजिए, ठीक है ना। कुछ शुक्राणु इस तरह से होते हैं तो भाले के आकार के होते हैं, ठीक है ना बाबू। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने डिफरेंस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं उनकी आकार और आकृति अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। ये चीजें तो हम लोग जान लिए, लेकिन अब जानेंगे कि कोशिका का साइज कितना हो सकता है। यानी कि जितनी कोशिकाएं होती है क्या उसका व्यास अलग अलग होता है, क्या उनका साइज अलग अलग होता है? जी हाँ, उनका साइज अलग अलग होता है। कितना होता है बाबू, तो मैं आपको बता दूं कि 0.5 से 20 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, 20 यानी कि 0.5 से 20 माइक्रोमीटर तक, ठीक है ना, इसका व्यास हो सकता है। अर्थात हम ऐसा समझेंगे कि जितने भी कोशिकाएं होती हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे जो बड़े जीव हो, उनको हम कह सकते हैं कि उनके जो कोशिका का साइज होगा यानी कि जो आकार होगा वो 0.5 से 20 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इसी के बीच में सभी कोशिकाएं आती हैं। कम से कम 0.5 और ज्यादा से ज्यादा 20 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, ठीक है ना। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा बाबू, को समझ में आ गया होगा बाबू। यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया है तो यदि हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा।